नमस्कार साथियों, एसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में अपना जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। एक विद्वान था जिसका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। तो हम अल्फ्रेड वेगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि प्राचीन काल में जो अभी वर्तमान में जो भी हम 7 महाद्वीप देखते हैं, अलग अलग भूभाग देखते हैं, उनके बारे में कहा है कि प्राचीन काल में ये सभी जो महाद्वीप है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और वो एक ही भूखंड था। उसको फिर उन्होंने नाम दिया था पेंजिया। पेंजिया नाम दिया था। और फिर उन्होंने कहा था कि इस संपूर्ण भूभाग या एक जो स्थल भूभाग है बड़ा सा, उसके चारों ओर एक महासागर था, जली जल था, उसको उन्होंने पेंथलासा नाम दिया। फिर उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे समय बीता गया, उसके बीतने के बाद क्या हुआ, उस पेंजिया का विभाजन हुआ और वो क्या हो गया, 2 भागों में बंट गया। 2 भागों में बंट गया। उसके बाद में एक भाग जो ऊपर जो किसका था उसको उन्होंने लारेशिया नाम दिया और नीचे वाले भाग को उन्होंने गोंडवाना लैंड नाम दिया। और उन्होंने कहा था कि इस प्रकार से 2 भागों में बढ़ने के बाद में क्या हुआ, बीच में एक सागर की उत्पत्ति हुई थी जिसको उन्होंने नाम दिया टेथिस सागर। ठीक है। फिर आगे उन्होंने अपने सिद्धांत को सही साबित करने के लिए उन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में बहुत सारे प्रमाण दिए थे, उनके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कि पृथ्वी के 29% 29 जो पृथ्वी है उसके 29% भाग पर तो है स्थल है। क्या है? स्थल भाग है, मतलब भूमि है। और शेष जो भाग बचा है उसके 71% भाग पर क्या है? जल है। तो संपूर्ण पृथ्वी है उसके 29% भूभाग पर तो क्या है? स्थल भाग है, जमीन है। लेकिन शेष जो भाग बचा है वो बचा है 71%। उस जगह पर क्या है? पानी है। तो 75% स्थल जो कुल स्थलीय भाग है कितना? 29%। अब इसको अपन क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। तो कुल स्थलीय भाग का 75% भाग कितना है? 75%। 75% भाग क्या है? विषुवत रेखा से या विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को क्या कहते हैं? स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि स्थल भाग का अधिकांश भाग जो कि 75% या उससे भी अधिक भूभाग क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या फिर भूमध्य रेखा से ऊपर स्थित है। इसीलिए उस भूभाग को क्या कहते हैं? स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। अब बात आती है कि महासागरों व महाद्वीपों की आकृति क्या है? महासागरों व महाद्वीपों की आकृति किस प्रकार की है? तो महाद्वीपों और महासागरों की आकृति त्रिभुजाकार है, मतलब त्रिभुज के समान है। इस प्रकार से इनकी आकृति है। किसकी? महाद्वीप और महासागर दोनों की। जिसमें महासागरों की अगर अपन बात करें तो महासागरों का जो आधार है, आधार मतलब ये वाला भाग, इस वाले नीचे वाला है ना, महाद्वीप महासागरों का आधार दक्षिण में, कि आधार महासागरों का जो आधार है वो दक्षिण दिशा में है और शीर्ष भाग जो नुकीला भाग है वो किधर है? उत्तर दिशा में स्थित है। मतलब इस प्रकार से जो ये है, ये वाला तो हो गया शीर्ष भाग और ये वाला भाग हो गया आधार। तो ये तो आधार तो है, महासागरों का आधार भाग तो है दक्षिण में है और शीर्ष भाग है उत्तर दिशा में। ये महासागरों की बात कही है। उसके बाद में महाद्वीपों की, महाद्वीपों की जो आकृति बताई है, शीर्ष भाग और आधार भाग, आधार ये दोनों उसके जस्ट उल्टे बताए हैं कि महाद्वीपों का जो आधार है वो तो है उत्तर दिशा में तथा शीर्ष भाग जो है वो दक्षिण दिशा में है। मतलब उन्होंने इस प्रकार से बताया कि महाद्वीप जो फैले हुए हैं वो इस प्रकार से फैले हुए हैं। फिर उसके बाद में एक विशेषता बताई है कि महाद्वीप व महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। क्या है? महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच, सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ था। जबकि पर्वत, पठार, मैदान ये जो है वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच आते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि महाद्वीप व महासागर किस श्रेणी के भूभाग है या किस श्रेणी में आते हैं? तो वो है प्रथम श्रेणी के या प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। और
पर्वत, पठार और मैदान ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। उच्चावच मतलब भूभाग। और भ्रंश, दरार, अपरदन, निक्षेप ये सारे किस्म आते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंदर शामिल है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था इसमें कि जो ग्लोब है, संपूर्ण पृथ्वी है, उसके बारे में बात की है कि संपूर्ण पृथ्वी के 29% भाग पर तो है स्थल भाग है, मतलब भूमि है, और उसके जो शेष जो भाग बच रहा है उस भूभाग पर कितना है 71%, मतलब 71% भूभाग पर जली है। और इसमें यह कहा है कि भूमध्य रेखा से ऊपर में उत्तर वाले भाग में अधिकांश स्थलीय भाग है। मतलब यूं कहे तो कि जो 100% जो मानना था उसका 75% या उससे भी अधिक भूभाग जो है स्थलीय भाग वो भूमध्य रेखा से ऊपर है, इसलिए उस भाग को क्या नाम दिया, स्थलीय गोलार्ध कहा है। उसके बाद में महाद्वीपों और महासागरों की आकृति बताई थी, तो महाद्वीपों और महासागरों की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। अब आगे देखते हैं। अटलांटिक महासागरीय तट रेखा की आकृति को ध्यान से देखेंगे। जो अटलांटिक महासागर है उसकी जो तटीय जो आकृति है, जो कि पश्चिमी तट वाली और पूरी तट वाली, उन दोनों आकृतियों को अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की जो तट रेखा है, अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की तट रेखा है, उस तट रेखा में आश्चर्यजनक सममिति मतलब संतुलन या समानता देखने को मिलती है। जैसे अटलांटिक महासागर की अपन बात करें, उसको अटलांटिक महासागर को मानचित्र में अपन देखें तो उसमें पता चलता है कि उसकी जो दोनों ही किनारे हैं उन दोनों किनारों को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये दोनों भाग आपस में जुड़े हुए रहे होंगे या फिर इन दोनों को आसानी से मिलाया जा सकता है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तरी अमेरिका, मतलब दक्षिणी अमेरिका व उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। बहुत सारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऊपर वाला इधर यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। ये इस प्रकार की संभावना इन लोगों ने व्यक्त की थी। उसके बाद सन 1596 में एक डच मानचित्रवेता जिसका नाम था अब्राहम ऑर्टेलियस। क्या नाम है? अब्राहम ऑर्टेलियस ने सर्वप्रथम दक्षिणी अमेरिका व उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। ध्यान रखना यहाँ पर कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को, इन चारों को आपस में एक दूसरे से जुड़े होने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? तो उसका नाम आता है ऑर्टेलियस, अब्राहम ऑर्टेलियस। और वो कहाँ का रहने वाला था? डच का एक मानचित्रवेता था या मानचित्र निर्माण करता था। उन्होंने संभावना कब व्यक्त की थी? 1596 ईस्वी में। ठीक है, तो संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? तो वो है अब्राहम ऑर्टेलियस ने। और कहाँ का रहने वाला था? डच का था। और कौन था वो? मानचित्रवेता। और कब ये संभावना व्यक्त की? तो 1596 ईस्वी में। ठीक है, और उन्होंने किस किस भूभाग को आपस में जुड़े होने के बारे में कहा था? तो संभावना व्यक्त की थी। तो उधर तो इस वाले भाग की था तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और इधर अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप आपस में जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी। तो सबसे पहले संभावना व्यक्त करने वाला विद्वान था अब्राहम ऑर्टेलियस। उसके बाद में नाम आता है एंटोनियो पेलेग्रिनी। क्या है? एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया था जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दर्शाया गया था। तीनों महाद्वीप मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को उन्होंने एक जुड़े हुए भाग के रूप में एक ही नाम दिया था। तो अमेरिका वाला भाग और यूरोप और अफ्रीका, इन तीनों का आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ बताया था। तो ऐसा मानचित्र किसने बनाया था? पेलेग्रिनी ने। ठीक है, और संभावना व्यक्त किसने की थी? ऑर्टेलियस ने। फिर आगे जर्मन मौसमविद भूगोलवेता था एक जिसका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। जर्मन मौसमविद
अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 ईस्वी में प्रस्तावित किया, या सन 1912 ईस्वी में ये सिद्धांत दिया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो वो है अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, और कब दिया था? तो 1912 ईस्वी में दिया था। ये अपने को ध्यान रखना है। कैसे पता चला? तो अटलांटिक महासागर के अगर दोनों तटों को देखा जाए तो ये पता चलता है कि वो जो दोनों ही तट है उन दोनों तटों का आपस में एक दूसरे से मिलाया जा सकता है। इस प्रकार की आश्चर्यजनक समानता या समिति को ध्यान में रखते हुए, या जो संतुलन है उसको ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये दोनों भाग, अटलांटिक तट के दोनों ही जो किनारे हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। उसके बाद में इस प्रकार के विचारों के बारे में जो सबसे पहले संभावना व्यक्त की उस विद्वान का नाम था अब्राहम ऑर्टिलियस ने, और वो कहाँ का रहने वाला था? डच का रहने वाला था। और कौन था? एक मानचित्र वेता था, जो मानचित्र निर्माण करता था। और उन्होंने कब यह संभावना व्यक्त की थी? तो वो की थी उन्होंने 1596 ईस्वी में। ये तो उन्होंने संभावना व्यक्त की, लेकिन मानचित्र किसने बनाया था? तो मानचित्र बनाने वाले विद्वान का जो नाम आता है वो आता है एंटोनियो पेलेग्रिनी। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने जो मानचित्र बनाया था उसमें इन्होंने तीनों भागों को, या अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों पर जो महाद्वीप है उन महाद्वीपों को आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ बताया था। उसके बाद में एक विद्वान था जिसका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, और कब दिया था? 1912 ईस्वी में। यह है अल्फ्रेड वेगनर। ये मौसमविद भूगोलवेत्ता है जिसका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने क्या कहा था? इस जो सिद्धांत बताया था उस सिद्धांत में क्या बताया गया है? क्या है? इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी जो महाद्वीप है, क्या बताया कि इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह है कि, या यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे, या अकेले भूखंड में जुड़े हुए थे, कि सारे जो भूभाग है वो पहले आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक ही भूखंड था। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे, तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। क्या कहा था इन्होंने? कि वर्तमान में जितने भी महाद्वीप हैं वो आपस में एक ही भूखंड से जुड़े हुए थे, और उसके चारों तरफ एक महासागर था, उसको उन्होंने नाम दिया पेंथालासा, जिसके बारे में अपन आगे देखेंगे। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को, मतलब जो स्थल भाग जो आपस में जुड़े हुए थे, या सारे महाद्वीप जो आपस में जुड़े हुए थे, उस जुड़े हुए स्थल भाग को या महाद्वीपीय भाग को उन्होंने नाम दिया पेंजिया। पेंजिया नाम दिया। और पेंजिया का जो अर्थ होता है वो होता है संपूर्ण पृथ्वी। पेंजिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी। और उसके बाद में विशाल महासागर को उन्होंने पेंथालासा नाम दिया, कि जो महाद्वीपों को घेरे हुए था उस सागर या महासागर वाले भाग को उन्होंने नाम दिया पेंथालासा, जिसका अर्थ है जल ही जल। क्या है? जल ही जल। जिसे आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, ये जो भूभाग है इस प्रकार से जुड़ा हुआ भूभाग है, स्थल भाग है। इस स्थल भाग को तो इन्होंने नाम दिया था पेंजिया। क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया। और इसके चारों तरफ ये इस प्रकार से एक महासागर वाला भाग है, ये पानी पानी है, जल वाला भाग, इसको उन्होंने नाम दिया था पेंथालासा। क्या नाम दिया? पेंथालासा। पेंथालासा नाम दिया। ठीक है। आगे अब वेगनर महोदय ने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, क्या समय बताया? 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप जो कौन सा था, जिसको क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया। इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ, या इसका विभाजन होना शुरू हुआ था। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों में बंट गया था। अब दो महाद्वीपीय बड़े पिंड कौन कौन से थे? एक तो था लारेशिया और एक था गोंडवाना, जिसमें लारेशिया के अंदर उन्होंने किस किस भूभाग को शामिल किया है? ग्रीनलैंड, यूरोप, और जो हिमालय पर्वत है अपने भारत का,
उसका ऊपर, ये ऊपरी जो भाग है उसमें एशिया के भाग को शामिल किया। ठीक है, इसको उन्होंने इसमें शामिल किया। और जो गोंडवाना लैंड है उसमें दक्षिण में जो स्थित महाद्वीप है उनको उसमें शामिल किया। तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सारे जो भूभाग है वो सारे स्थल भाग किसमें शामिल थे? गोंडवाना लैंड में शामिल थे। और उत्तरी अमेरिका उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभाजित हुआ, मतलब ये दो भागों में बंट गया था। और बीच में 33 सागर का निर्माण हुआ। ये किस प्रकार से था इनके बारे में इधर देखते हैं, ये देखते हैं। कि ये इस प्रकार से दो भागों में बंट गया था, जिसमें बीच में ये पानी वाला भाग इसके अंदर आ गया था, और इस पानी वाले भाग को उन्होंने नाम दिया 33 सागर, है ना। और ये वाला लारेशिया और ये वाला गोंडवाना लैंड, ये इस प्रकार से दो भागों में बंट गया था। उसके बाद लारेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे क्या होते गए? अलग अलग टुकड़ों में बढ़ते गए और वर्तमान में 7 महाद्वीपों के रूप में उभर कर सामने आए। ठीक है, इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को या वैज्ञानिक ने जो भी कथन कहे थे उस कथन को सही साबित करने के लिए उन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में बहुत सारे प्रमाण दिए थे। उनके बारे में हम आगे देखेंगे, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।